नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। 2 दिन पहले हमने कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट डाला था कि हम एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बहुत लोगों ने अलग अलग प्रॉब्लम्स बताई, लेकिन उसमें से एक कॉमन प्रॉब्लम निकल रही थी कि भाई साहब, स्टॉक मार्केट में इतनी अच्छी कंपनीज लिस्टेड हैं, इतनी सारी अच्छी लिस्टेड कंपनीज दिखाई देती हैं कि सब में खरीदारी करने का मन करता है और छोटी छोटी क्वांटिटी हम सब में खरीद भी लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ट्रैक नहीं कर पाते, पोर्टफोलियो एकदम भर जाता है, पोर्टफोलियो एकदम खिचड़ी हो जाता है। तो बेसिकली ओवर डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी ओवर डाइवर्सिफाई हो चुका है तो उससे भी कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है एज ए रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर, तो आप इस कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द 1 बाय 1 उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओवर डाइवर्सिफिकेशन को समझने से पहले डाइवर्सिफिकेशन को समझना पड़ेगा। सपोज आपने एक स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, वहां पर खरीदारी कर ली है, तो अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके पैसे ग्रो होंगे, लेकिन बाय चांस ये कंपनी जिस सेक्टर में बिलोंग करती है वहां पर कोई प्रॉब्लम भी तो आ सकती है और उसके कारण स्टॉक नीचे आ सकता है, तो आपके पैसे तेजी से हमें नीचे आते हुए नजर आएंगे। तो बहुत ही बड़ा रिस्क यहाँ पर एसोसिएट है, और इस रिस्क को कम करने के लिए हम अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करते हैं। अलग अलग सेक्टर से अलग अलग अच्छे शेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, क्वालिटी शेयर्स में हम निवेश करते हैं, और बाय चांस वहां पर कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं भी करता तो हमारे जो बाकी के सेक्टर्स होते हैं जहां पर प्रॉफिट होता है वो इसके लॉस को कॉम्पनसेट कर देते हैं, और हमारा पूरा पोर्टफोलियो, पूरा कैपिटल हमें बैलेंस दिखाई देता है और ओवरऑल गेन हमें दिखाई देता है। तो रिस्क को कम करने के लिए हम स्टॉक्स को बढ़ाते जाते हैं। तो ऑफकोर्स अगर रिस्क कम होगा तो यहां पर रिवॉर्ड भी आपका कम होता जाएगा, क्योंकि अगर एक ही स्टॉक में निवेश करते हैं, एक ही दाव खेलते हैं, और अगर वो दाव चल जाता है तो हमें 100%, 200%, 300% तक के रिटर्न्स 1-2 साल में दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर रिस्क बहुत ही ज्यादा एसोसिएट है। तो ओवरऑल हमें यह पता चल गया कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना क्यों जरूरी है, लेकिन डाइवर्सिफाई करते करते इतना डाइवर्सिफाई हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो गया है। हमारा डाइवर्सिफाई का मतलब यह होता है कि भाई साहब हमें रिस्क कम करना है, लेकिन एक लिमिट होती है। एक स्टॉक, एक लिमिट के बाद अगर आप स्टॉक्स को ऐड करते जाएंगे तो उससे रिस्क तो बिल्कुल भी कम नहीं होगा, आपके रिटर्न्स ही कम होते हुए नजर आएंगे। तो एक पॉइंट होता है, उसके बाद हमें स्टॉक्स में एडिशन नहीं करनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टॉक्स हमें रिस्ट्रिक्शन में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई लोग मैंने ऐसे देखे जहां पर 50 से भी ज्यादा स्टॉक्स होते हैं, तो इंडेक्स से भी ज्यादा स्टॉक्स लेकर रखे हैं तो आपको इंडेक्स से कम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। इंडेक्स के रिटर्न्स निफ्टी 50 के कुछ 15-16% के लॉन्ग टर्म में दिखाई देते हैं। अगर उससे कम रिटर्न्स आ रहे हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं बनता, क्योंकि शेयर मार्केट में ऑफकोर्स हम ज्यादा रिटर्न्स के लिए आते हैं। कम से कम 15-18-20% का रिटर्न्स तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते जाएंगे तो रिस्क तो एक लिमिट के बाद आपका कम नहीं होने वाला, और बाकी आपके रिटर्न्स ही कम होते हुए नजर आएंगे। अब काफी लोगों को यह बात पता है, उसके बावजूद ये ओवर डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं? सबसे पहला रीजन है फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। लोगों को लगता है कि ज्यादा स्टॉक्स होंगे तो हमारा भाई साहब लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। बराबर है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा स्टॉक्स हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा हैं, तो लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन यहां पर आपको प्रॉफिट भी तो देखने को नहीं मिलेगा, यह भी समझने वाली बात है। दूसरा जो रीजन है कि भाई साहब यहां पर हम स्टॉक्स इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इसकी रैली हम मिस नहीं करना चाहते हैं। हर एक पार्टी में जाना है, हर एक स्टॉक की रैली में पार्टिसिपेट करना है। यह भी बहुत ही बड़ा रीजन है कि वो स्टॉक मुझे मालूम था, मैं खरीदने वाला था, इसलिए अभी हर एक स्टॉक मुझे जो लगेगा ये चढ़ने वाला है, मैं वहां पर खरीदारी करने ही वाला हूं। तो यह भी बहुत ही बड़ा रीजन है जिसके कारण जनरली लोग अपना पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई करते हैं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन के नुकसान क्या है? ओवर डाइवर्सिफिकेशन हमें नहीं करना चाहिए, ये तो समझ में आ गया, लेकिन प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना चाहिए? तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 15 से 30 स्टॉक्स हैं तो समझ लीजिए कि आपने इसे प्रॉपरली डाइवर्सिफाई किया है। सपोज थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहें तो 30 या 35 स्टॉक्स भी चलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा स्टॉक्स नहीं होने चाहिए। अब ये थोड़ा कैपिटल पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका कैपिटल 1-2 लाख का है तो 15 स्टॉक्स रखने की जरूरत ही नहीं है, आप 5-6 स्टॉक्स में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कैपिटल बढ़ता जाता है, 50 लाख के आसपास का हो सकता है, तो यहां पर आप 28, 30, 32, 33 स्टॉक्स रखने के बारे में सोच सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा जरूर होना चाहिए कि रिस्क आपका कम हो जाए, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज पर आप कॉन्सेंट्रेट ही ना कर पाए। वॉरेन बफेट ने कहा है कि जो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत सिर्फ उन लोगों को होती है, उन इन्वेस्टर्स को होती है जिनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए जब भी आप कंपनी सिलेक्ट
सिलेक्ट करें तो आपको पता होना चाहिए वो कंपनी क्या कर रही है, और एक ही सेक्टर पे पूरा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग ग्रोइंग सेक्टर पर अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं तो आप शायद यहाँ पर आपको लॉस ज़्यादा नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई साहब ओवर डाइवर्सिफिकेशन को अवॉइड कैसे करें, तो सबसे पहले तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। मार्केट है, इतने सारे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, उसका तो काम ही है बाइंग अपॉर्चुनिटीज देना, लेकिन सब जगह हमें इन्वेस्ट करना है ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको लिस्ट बनाकर रखनी है, 10 15 25 स्टॉक जो भी है वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, वहीं पर आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स पर फोकस नहीं करना है, नंबर ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करना है। 50 स्टॉक की जगह आपके 25 क्वालिटीज वाले जो स्टॉक्स होंगे ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देंगे। तो बस इमोशनली स्ट्रांग हो जाइए। ये सब बताना तो बहुत ही ईजी है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इमोशनली स्ट्रांग होना बताने में ईजी लग रहा है, लेकिन जब बारी आती है इमोशनली स्ट्रांग होने की तो ये हो नहीं पाता है। इसीलिए ओवर डाइवर्सिफिकेशन को अवॉइड करने के लिए सबसे ज़्यादा इजी रास्ता जो मुझे दिखाई देता है वो है रिजेक्शन। कंपनी में फॉल्ट ढूंढना शुरू कर दीजिए, कंपनी में गलतियां ढूंढिए। सपोज आपको 500 कंपनीज ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर आप निवेश करना चाहते हैं, 500 कंपनीज की लिस्ट बनाइए, एक एक करके वहां पर गलतियां ढूंढिए। यहां पर ये गलती है, यहां पर प्रमोटर की प्लेजिंग है, ये कुछ भी आप गलती ढूंढ सकते हैं। और जिस स्टॉक में आपको गलतियां कम दिखाई देती है वहीं पर आपको निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी दिखाऊंगा। निफ्टी 50 के स्टॉक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। 50 कंपनी है, वहां पर हम कम से कम 20 कंपनी को रिजेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। तो मेरे हिसाब से जो ये पोर्ट वाला सेक्टर है, जब चलता है, इकोनॉमी अच्छी होती है, तभी हमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई पड़ता है। बाकी ये स्टॉक्स हमें नीचे आते हुए नजर आ जाते हैं, जैसे कि स्टील सेक्टर में होता है उसी प्रकार से पोर्ट सेक्टर में भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हमें दिखाई पड़ती है। तो यहां पर मैं पर्सनली निवेश करना पसंद नहीं करूंगा। एशियन पेंट्स में मैं निवेश करूंगा, एक्सिस बैंक को मैं निवेश करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि इससे बेहतर बैंक्स मेरे पास अवेलेबल है जहां पर मैं निवेश कर सकता हूं, और इसमें एनपीए की सिचुएशन भी हमें पास्ट में कई बार दिखाई पड़ी है। नेक्स्ट है बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस, जहां पर मैं निवेश करना पसंद करूंगा। तो दो स्टॉक्स हमने ऑलरेडी यहां पर रिजेक्ट कर लिए हैं। बजाज फिनसर्व के बारे में बात करें तो यहां पर मैं रिजेक्ट करता हूं। रिजेक्ट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बजाज फिनसर्व एक्चुअली एक होल्डिंग कंपनी है, जहां पर बजाज फाइनेंस हो जाता है, बजाज का लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस आता है, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस आता है। तो मैंने अगर बजाज फाइनेंस में खरीदारी करके रखी है तो मैं बजाज फिनसर्व को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करने वाला। बीपीसीएल को मैं अवॉइड करूंगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर में यहां पर वैसे भी हमें ज्यादा ग्रोथ यहां पर दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसे अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। ब्रिटानिया को भी मैं अवॉइड करूंगा। अब काफी लोग सोचेंगे ब्रिटानिया इतना अच्छा स्टॉक है फिर भी अवॉइड कर रहे हैं, तो यही तो खूबी है। फॉल्ट इतना ढूंढने की कोशिश करो कि एकदम टॉप क्वालिटी शेयर से बच जाएंगे। ब्रिटानिया में मुझे डेट थोड़ा सा अभी ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो बस यहां पर मैं निवेश नहीं करूंगा। इस प्रकार से आपको फॉल्ट ढूंढना है। भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो यहां पर मैं अभी निवेश करना पसंद करूंगा। फिलहाल सिचुएशन बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। अभी ये भारतीय एयरटेल और जियो ही बच गया है। पहले मेरा जो व्यू था यहां पर अलग था भारतीय एयरटेल में, लेकिन फिलहाल सिचुएशन जिस हिसाब से बदल गई है, दो मेन कंपनीज हमें दिखाई दे रही है। ऊपर से कोविड-19 में इस सेक्टर पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आया है, तो यहां पर मैं निवेश करना पसंद करूंगा। सिप्ला में मैं निवेश करना पसंद करूंगा। कोल इंडिया में मैं अवॉइड करूंगा। यहां पर भी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। डिविडेंड ही मिलता है, बाकी कैपिटल अप्रिसिएशन दिखाई नहीं देता। डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी, आइसर मोटर्स में निवेश करूंगा। ग्रासिम मैं टोटली अवॉइड करने वाला हूं। ये जो मेटल स्टॉक्स होते हैं ये साइक्लिकल होते हैं। इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करती है तो स्टॉक्स डबल ट्रिपल हो जाते हैं, लेकिन जब सिचुएशन खराब होती है तो ये स्टॉक्स हमें 30-40% की गिरावट पे आ जाते हैं। साइक्लिकल स्टॉक्स है, इसलिए मैं यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करना चाहूंगा। नेक्स्ट है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ऑफ कोर्स मैं निवेश करूंगा। एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लाइफ है, हीरो मोटर कॉर्प है, यहां पर मैं निवेश करूंगा। हिंडाल्को को मैं टोटली अवॉइड करने वाला हूं। ग्रासिम जैसा ही स्टॉक है, यहां पर मतलब स्टील सेक्टर से है, तो यहां पर भी स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल सेक्टर का हो गया, तो यहां पर भी साइक्लिकल नेचर हो जाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैं निवेश करना पसंद करूंगा। एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में बात करें तो यहां पर भी निवेश करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक में मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा, क्योंकि इससे बेहतर बैंक्स अवेलेबल है। एक तो है एचडीएफसी है, कोटक बैंक भी है जहां पर मैं निवेश कर सकता हूं, और आईसीआईसीआई बैंक में भी कई बार हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम हो गया, या फिर अगर बात करें एनपीए का भी कई बार प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। और जो फंडामेंटल्स मुझे एचडीएफसी बैंक में दिखाई पड़ते हैं वो आईसीआईसीआई बैंक में दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए मैं यहां पर रिजेक्शन दे रहा हूं। तो समझिए, इस प्रकार से ये मेंटालिटी आपको लेनी है, ये साइकोलॉजी से आपको स्टॉक को
रिजेक्ट करना है, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट है आईटीसी, यहां पर मैं निवेश करना पसंद करूंगा। आईओसी में मैं निवेश करना पसंद नहीं करूंगा, इसे मैं रिजेक्ट करता हूं क्योंकि यहां पर भी कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिला। इंडसइंड बैंक में रिजेक्ट करना पसंद करूंगा। इन्फोसिस में निवेश करूंगा। जीएसडब्ल्यू स्टील में रिजेक्ट करूंगा, इसके रीजन आपको ऑलरेडी पता है। कोटक महिंद्रा बैंक में निवेश करना पसंद करूंगा। एलएनटी में भी निवेश करना पसंद करूंगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में बात करें तो यहां पर मैं रिजेक्शन देना पसंद करूंगा क्योंकि यहां पर कई बार प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। स्टॉक यहां पर जब अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है उसका मेन रीजन होता है ट्रैक्टर का सेगमेंट, लेकिन इसके जो दूसरे सेगमेंट है इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं इसे रिजेक्ट करना पसंद करूंगा। मारुति सुजुकी यहां पर मैं निवेश करना पसंद करूंगा। एनटीपीसी को मैं अवॉइड करूंगा। ओएनजीसी को अवॉइड करूंगा। नेस्ले में मैं निवेश करूंगा। पावर ग्रिड को भी मैं यहां पर इसे भी अवॉइड करने वाला हूं क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स में ज्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन के चांसेस दिखाई नहीं पड़ते। रिलायंस में मैं निवेश करूंगा। एसबीआई लाइफ को मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा क्योंकि एचडीएफसी लाइफ में मैंने ऑलरेडी निवेश किया है, जो कि मेरे हिसाब से वैल्यूएशन इसका भले ही ज्यादा है एचडीएफसी लाइफ का, लेकिन फंडामेंटली स्पीकिंग हमें ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। श्री सीमेंट में मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा क्योंकि सीमेंट सेक्टर में भी ज्यादा अच्छी वेल्थ क्रिएट होती हुई नजर नहीं आई है। अभी फिलहाल स्टॉक ज्यादा भाग चुके हैं, लेकिन पिछले 5 सालों का अगर हम डेटा देखते हैं तो यहां पर कंसिस्टेंट ग्रोथ वाले स्टॉक्स हमें अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में ये सीमेंट सेक्टर हो गया, ऑयल सेक्टर हो गया या फिर मेटल सेक्टर हो गया, यहां पर आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ती। एसबीआई को भी अवॉइड करूंगा। पब्लिक सेक्टर बैंक में भी मैं निवेश करना पसंद नहीं करता। सन फार्मा में मैं निवेश करना पसंद नहीं करता, इससे बेहतर स्टॉक्स हैं फार्मा के जो हमने ऑलरेडी यहां पर इसी सीरीज में कवर भी कर लिए हैं। टीसीएस में ऑफकोर्स मैं निवेश करना पसंद करूंगा। टाटा कंज्यूमर के बारे में बात करें तो यहां पर मैं फिलहाल निवेश करना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल इनमें जो तेजी आ रही है उसका एक रीजन है कि फ्यूचर अच्छा हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहां पर थोड़ा वेट करना पसंद करूंगा। टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो यहां पर भी ये हाई ग्रोथ हाई रिस्क वाला है, तो थोड़ा सा निवेश करना पसंद करूंगा। टाटा स्टील को मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। नेक्स्ट है टेक महिंद्रा, यहां पर भी मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। ऑलरेडी मेरे पास टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर्स हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर्स हैं, तो यहां पर मैं निवेश करना कम पसंद करूंगा। टाइटन में ऑफकोर्स मैं इसे सिलेक्ट करूंगा निवेश के लिए। यूपीएल में मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा, इसमें कई बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट, तो यहां पर भी मैं अवॉइड करूंगा। और विप्रो को भी मैं अवॉइड करना चाहूंगा क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज मेरे टॉप पिक्स हैं और वहां पर मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे आपको रिजेक्शन करना होता है, क्या मेंटालिटी आपको रखनी चाहिए। बाकी विप्रो भी अच्छा है, उसे भी रख सकता था, लेकिन बाद में डाइवर्सिफाई ज्यादा हो जाएगा। तो ये बस एक एग्जांपल है, यहां पर कोई मैंने स्टॉक रिजेक्ट कर दिया तो मतलब आपको पोर्टफोलियो से निकाल देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज ये समझिए। यहां पर आपकी चॉइस अलग हो सकती है, आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज की जगह पर विप्रो खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर अपनी अपनी चॉइस है, बाकी रिजेक्शन कैसे करना है ये मैंने आपको सिखा दिया। तो क्या अगर सपोज मुझे विप्रो में अगर अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो क्या अवॉइड कर देना चाहिए? ये जो सारे दूसरे अच्छे स्टॉक्स हैं क्या टोटली इग्नोर कर देना चाहिए? अभी आईसीआईसीआई बैंक को हमने यहाँ पर एग्जांपल में इग्नोर कर दिया, यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया, तो क्या वहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है तो क्या खरीदारी करनी ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नो नीड टू इग्नोर ट्रेड अदर स्टॉक्स। आप दूसरे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, और जब भी आप ट्रेड करें तो उसमें आपको अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। वहाँ पर आपको टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लिए, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी लंबा हो सके उतना। अभी आईसीआईसीआई बैंक अभी सपोज आज की तारीख पर आपको 350 के भाव पर मिल रहा है। शेयर अच्छा है, ऑफकोर्स बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट हमें बैंक दिखाई देती है, बहुत ही अच्छा कामकाज भी चलता हुआ नजर आता है, 350 के भाव पर मिल रहा है। तो वहां पर आप खरीदारी के बारे में ऑफकोर्स सोच सकते हैं, इग्नोर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना, फिर 5 साल के लिए भूल जाएंगे, ये सब नहीं करना। फिर टारगेट ओरिएंटेड रखना है कि सपोज आपका टारगेट है 400 जाएगा तो मैं बेच दूंगा, 450 जाएगा तो मैं बेच दूंगा, 500 जाएगा तो बेच दूंगा। जो भी आपका टारगेट होता है वो सोच समझकर आपको फिर एग्जिट लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आपके एग्जांपल में आप आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक आपको अभी बाय चांस 1300 के भाव पे मिल रहा है, तो वहां पर आप खरीद सकते हैं। वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए एक आध 2 महीने के लिए खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। जो भी आपको 10-15% के रिटर्न मिलते हैं वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई कमेंट कीजिए, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।